नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग भारत का भूगोल, जिसमें हम लोग भारत का भौतिक विभाजन का अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब भारत का भौगोलिक विभाजन या भौतिक विभाजन करते हैं तो इसको 6 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 6 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, तटीय मैदान और द्वीप समूहों में इसको विभाजित किया जाता है। तो हम लोगों ने उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन कर लिया है। आज हम लोगों का जो द्वितीय विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन का जो द्वितीय भाग है, उत्तर भारत का मैदान, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसके संदर्भ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान के कुछ तथ्यों को देखते हैं कि इसका भारत का जो मैदान है, उत्तरी भारत का मैदान है, उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, किन किन नामों से उनको जाना जाता है। आज हम लोग ये सभी कुछ यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले भारत को देख लेते हैं कि मैप के माध्यम से भारत को किन किन प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, कहाँ कहाँ इनका क्षेत्र विस्तृत है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है, ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में विस्तृत है। उसके नीचे ये जो ग्रीन कलर में आप दिख पा रहा है आपको, ग्रीन कलर का जो क्षेत्र है, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो पंजाब से लेकर आसाम तक विस्तृत है। पंजाब में सिंधु नदी, ठीक है, कौन सी नदी? सिंधु नदी से लेकर आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी तक यह क्षेत्र विस्तृत है। और इसके साथ साथ सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसका निर्माण सिंधु नदी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के द्वारा इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में। उत्तर भारत का मैदान, इसको अन्य नाम से क्या जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्तर भारत का जो मैदान है, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों के अवसादों के द्वारा हुआ है। ठीक है, जो अवसाद नदियां बहाकर लाती हैं वो वहां पर बाढ़ के समय छोड़ दिए जाते हैं और उन्हीं के जमाव से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार जो है, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। पंजाब राज्य से लेकर, पंजाब से आसाम राज्य तक, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, असम राज्य तक इसका क्षेत्र विस्तृत है, जिसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। लगभग है 3200 किलोमीटर और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक चौड़ाई है। यह पश्चिम में इसका भाग संकरा है, जबकि पूर्व में इसका भाग और चौड़ा हो जाता है। उत्तरी मैदान को उच्च कवच व भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। जिस प्रकार से हम लोग भारत को उच्च कवच, उसके भौतिक लक्षणों, मृदा की स्थलाकृतियों के आधार पर विभाजित करते हैं, जैसे कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, पठारीय, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय क्षेत्र, द्वीप समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से उत्तर भारत के विशाल मैदान को भी उसके भौतिक लक्षणों के आधार पर या फिर स्थलाकृतियों के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया जाता है। तो देख लेते हैं हम लोग ये कौन कौन से 5 भाग हैं। तो जो भारत का, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, वो 5 भागों में विभाजित है। भाबर क्षेत्र, खादर, बांगर, डेल्टा, तराई मैदान। ठीक है, क्या? भाबर, तराई, बांगर, खादर और उसके बाद डेल्टा। किसमें? डेल्टा में इसको विभाजित किया जाता है। तो इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसकी संरचना को हम समझते हैं कि जो हमारे भारत के उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र जो विस्तारित है, वहाँ से निकलने वाली नदियाँ जब पर्वतों से बाहर आती हैं तो अपने साथ कुछ कंकड़ पत्थर बहाकर लाती हैं, जो कि
पर्वतों के गिरिपाद यानी कि पर्वतों के निचले भाग में इकट्ठा हो जाते हैं। कहाँ? पर्वतों के निचले भाग में इकट्ठा हो जाते हैं और इसी पथरीले भाग को हम लोग भाबर क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाबर क्षेत्र। भाबर के जब दक्षिण में नदियां और नीचे आती हैं तो यहाँ पर तराई होती है, तलहटी होती है और निचला भाग होता है। तो इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? तराई क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद का क्षेत्र जो है तराई क्षेत्र के दक्षिण में और नीचे जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर बांगर क्षेत्र का निर्माण होता है। बांगर क्षेत्र, और बांगर के नीचे खादर क्षेत्र का निर्माण होता है। यह और ज़्यादा निचले सतह पर होता है, यानी कि नदियों के निचले भाग में मौजूद होता है खादर, और शीर्ष नदियों के मुहाने पर, शीर्ष में भाबर और मुहावने पर जो है वो डेल्टा की स्थिति होती है। डेल्टा वहाँ पर अवस्थित होते हैं। तो इसको एक इंटरेस्टिंग वे से समझते हैं कि किस प्रकार से इनका क्रम है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ से नदियाँ भरभरा कर निकलती हैं। कैसे निकलती? भरभराते हुए। इनकी गति बहुत तेज होती है तो बहुत भरभराती हुई आवाज़ से निकलती हैं और अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा कर लाएंगी। जब तेज होंगी तो कंकड़ पत्थर बहा कर लाएंगी और ये पर्वतों की तलहटी में छोड़ देते हैं। इसी स्थान को हम लोग भाबर, यानी कि भरभराते हुए नदियाँ आई तो इसे हम भाबर क्षेत्र बोलते हैं। और उसके बाद ये नीचे उतरते हुए चली जाती है। कहाँ? नीचे तरे उतरते हुए चली जाती है, यानी कि तरे तराई क्षेत्र में चली जाती हैं। तराई क्षेत्र में जल दिखाई पड़ता है। ठीक है। जो भाबर क्षेत्र है यहाँ कंकड़ पत्थर की अधिकता के कारण नदियों का जल दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पर नदियाँ अदृश्य रहती हैं। और तराई क्षेत्र में जब ये भाबर के तरे उतरती हैं तो यहाँ पर इनका जल दिखाई पड़ता है। यहाँ पर दृश्यमान होती हैं नदियाँ। उसके बाद ये जल की आवश्यकता जो है बांगर प्रदेश को पड़ती है, यानी कि बंजर भूमि को जल की आवश्यकता पड़ती है। तो तराई से होते हुए बांगर भूमि को जल पहुंच जाता है और उसके बाद और नीचे ले जाने के लिए हमें खुदाई की आवश्यकता होती है। तो खुदाई से खादर, और जब खुदाई से निकली हुई मिट्टी इकट्ठा होती है उससे बनता है टीला, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य है भरभरा कर आई नदियाँ तो भाबर, तरे उतर गई तराई। आवश्यकता किसको जल की होती है? तो बंजर जमीन, यानी कि बंजर से बांगर। और जल को कैसे ले जाएंगे बंजर जमीन में? तो खुदाई करके खादर, और खादर जब खुदाई करेंगे तो मिट्टी निकलेगी, मिट्टी से टीला बनेगा, टीला को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ठीक है। तो ये इसका क्रम है, सिर्फ याद करने के उद्देश्य से है, ये इसका क्रम है जो हमारे प्रदेश है। तो इनको एक एक करके हम लोग समझते हैं। जो भाबर क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र ये सबसे ऊपरी भाग है जो कि पर्वतों की तलहटी पे स्थित है। इसका विस्तार जो है सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक विस्तृत है। भाबर क्षेत्र सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक विस्तृत है, जो कि शिवालिक पहाड़ियों के निचले भाग में, यानी कि गिरिपाद। गिरिपाद मतलब जो गिरी का मतलब पर्वत और पाद का मतलब निचला भाग। तो पर्वत की तलहटी में इसकी अवस्थिति है, किसकी? भाबर प्रदेश की। और इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर तक है। इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर तक है। यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ, कंकड़ पत्थर, बजरी आदि की उपस्थिति के कारण यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो दिखाई नहीं देती, नदियाँ अदृश्य रहती हैं। और यह क्षेत्र कंकड़ पत्थर बजरी आदि की अधिकता के कारण कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कृषि के लिए यह क्षेत्र बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होता है। पूछा जा सकता है कि कृषि के लिए उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र उपयुक्त नहीं है? तो भाबर क्षेत्र उपयुक्त नहीं होता है। ओके। अगला क्षेत्र है तराई। जो दूसरा विभाजन है वो कौन सा है? तराई। तराई। ओके। भाबर और दूसरा तराई। किस प्रकार से? जैसे ये पर्वत श्रेणियां हो गए तो इनके गिरिपाद में भाबर क्षेत्र होगा, बिल्कुल। और इसके नीचे भाबर के दक्षिण में स्थित है क्या? तराई क्षेत्र। ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा। और यह भाबर के दक्षिण में दलदली क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर आने वाली जो सभी नदियाँ हैं, भाबर में तो अदृश्य थी, यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ आपस में मिलती हैं तो यहाँ पानी की अधिकता हो जाती है। और यह गिरिपाद की तलहटी है, पर्वतों की तलहटी है, इसलिए यहाँ पर पानी की भी अधिकता होती है।
पर्वतों की तलहटी होने के कारण यहाँ पानी की अधिकता होती है, जिसके कारण यहाँ दलदल हो जाता है। यहाँ बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी उपस्थित होने के कारण यह दलदल बन जाता है। चिकनी मिट्टी उपस्थित होने के कारण यह क्षेत्र दलदल बन जाता है और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 20 किलोमीटर तक चौड़ाई है। भाबर प्रदेश में अदृश्य नदियाँ, जो ऊपर भाबर का प्रदेश था वहाँ पर अदृश्य होने वाली नदियाँ, जो वहाँ नदियाँ दिखाई नहीं दे रही थी, वो तराई क्षेत्र में क्या होती हैं, दिखाई देने लगती हैं। तराई क्षेत्र में क्या होती हैं, दिखाई देने लगती हैं और यहाँ छोटी छोटी नदियाँ मिलकर बड़ी नदियों का निर्माण करना प्रारंभ कर देती हैं। तराई क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होती है, जिसके कारण तराई क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होती है जिसके कारण इसका जल जो है पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक जमा होता है। इसी के कारण तराई क्षेत्र जो है पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक चौड़ा है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। और यह क्षेत्र तराई क्षेत्र जो है इसमें चिकनी मिट्टी की उपस्थिति है, इसलिए यह कृषि के लिए भी उपयुक्त है और यहाँ पर प्रमुख फसलों में गन्ना, चावल और गेहूं पैदा होता है। गन्ना, चावल और गेहूं उगाया जाता है। अगला जो प्रदेश है बांगर प्रदेश इसे कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बांगर प्रदेश बोलते हैं। बांगर मिट्टी बोला जाता है इसको। बांगर प्रदेश या बांगर मिट्टी भी इसे बोला जाता है। बांगर मिट्टी भी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, परंतु यह बहुत पहले बहाकर लाई गई होती है। उत्तर मैदान की उच्च भूमि, जो उत्तरी मैदान है उसकी उच्च भूमि, जो ऊंची भूमि है, उसी को हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण, बांगर का निर्माण जो है पुरानी जलोढ़ मृदा से हुआ है। पुरानी जलोढ़ मृदा से हुआ है। जलोढ़ मृदा क्या होती है, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों को ही हम लोग जलोढ़ बोलते हैं। ओके, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों को हम लोग जलोढ़ बोलते हैं, जिसको भूतकाल में नदियों ने छोड़ा होगा, जिसके द्वारा बांगर प्रदेश का निर्माण हुआ। इसका विस्तार जो है मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका मुख्य रूप से विस्तार है। ओके, शुष्क क्षेत्रों में यहाँ शुष्क होगा, ये शुष्क नहीं शुष्क है। शुष्क क्षेत्रों में लवणीय, जहाँ क्षेत्र सूखे का क्षेत्र होता है, नमी नहीं ज़्यादा होती है मृदा में, वहाँ दो प्रकार की मृदा पाई जाती है, एक लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा। लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा। लवणीय मृदा को हम लोग रेह बोलते हैं और क्षारीय मृदा को कल्ल बोला जाता है। ओके, यहाँ बलुई ककरीली मिट्टी, यहाँ जो है बलुई मिट्टी की भी उपस्थिति होती है, जिसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं और इसी बलुई ककरीली मिट्टी को क्या बोला जाता है, भूड़ बोला जाता है। मिट्टी में बालू और कंकड़ की अधिकता होने के कारण इसे भूड़ बोला जाता है। और यह जो मृदा होती है, भूड़ मृदा, ये शुष्क मृदा होती है। इसमें जल धारण की क्षमता बहुत कम होती है। भूड़ में जल धारण की क्षमता बहुत कम होती है। यहाँ पर जल बहुत जल्दी सूख जाता है या मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता है। अगला जो विभाजन आता है वो खादर आता है। ओके, अगला विभाजन क्या है, खादर। अगला विभाजन जो है वो खादर है। खादर का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमा होने से होता है और ये अवसाद जो हैं ये नवीन जलोढ़ मृदा होती है। नवीन मतलब नई जलोढ़ मृदा। ओके, नई जलोढ़ मृदा के कारण जो है खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें काप मिट्टी की उपस्थिति होती है। काप मिट्टी अर्थात चीका मिट्टी की उपस्थिति होती है। खादर में चीका मिट्टी की उपस्थिति अधिक होती है और यहाँ पर फसलें बहुत अच्छी उपजती हैं। इसका विस्तार जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। किसका, खादर प्रदेश का जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नदियों के निचले भाग में विस्तृत होने के कारण ये जो खादर प्रदेश है ये नदियों के निचले भाग में है, विस्तृत है, इसलिए यहाँ पर लगातार बाढ़ आती रहती है और इसी बाढ़ के द्वारा नई
जलोढ़ की परत जमा हो जाती है, नई जलोढ़ मृदा की परत जमा होती रहती है और इसी नवीन जलोढ़ मृदा को ही हम लोग खादर के नाम से जानते हैं, खादर प्रदेश के नाम से जानते हैं, अर्थात इसे खादर मिट्टी कहते हैं। यानी कि खादर मिट्टी की अधिकता होने के कारण इसे खादर प्रदेश कहा जाता है। यह प्रदेश यानी कि यह मिट्टी जो खादर मिट्टी है, इसमें चीका मिट्टी, कौन सी मिट्टी? चीका मिट्टी की बहुत अधिकता होती है और यह चीका मिट्टी अपने अंदर जल को धारण करने में सक्षम होती है। यह मिट्टी जल को अधिक दिनों तक अपने अंदर रोके रह सकती है, इसलिए यह मिट्टी कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है। खादर मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है। चीका मिट्टी की अधिकता के कारण जल धारण की अधिकता होती है, आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर अब ये कृषि के लिए उपयुक्त है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत उपजाऊ, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर सभी लगभग में सभी फसलें उत्पादित की जाती हैं, जिनमें मुख्य फसलें हैं गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट, दलहन, तिलहन आदि फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला जो विभाजन है वो है डेल्टा। अगला विभाजन क्या है? डेल्टा है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, डेल्टा क्या है। डेल्टा का निर्माण जो है वो गंगा घाटी के निचले भाग में हुआ है और ये गंगा घाटी का निचला भाग पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ओके, गंगा घाटी जो है वो निचला गंगा घाटी पश्चिम बंगाल में अवस्थित है और यहीं पर डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ उच्च भूमि को चार कहा जाता है। निचली गंगा घाटी में जो ऊंची भूमि होती है उसे चार के नाम से जानते हैं, जबकि मैदानों में बांगर के नाम से जानते हैं। खादर का ही यह प्रतिरूप है। ये जो उच्च भूमि है, ये जो डेल्टा है, ये किसका प्रतिरूप है? खादर का ही प्रतिरूप है। यानी कि इन्हीं की तरह इनका निर्माण हुआ है और ये डेल्टा जो है इनका निर्माण पुरानी एवं नई जलोढ़ मृदा से होता है। ठीक है, जलोढ़, पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़ मृदा के द्वारा होता है। हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा है इनका निर्माण बांगर, पुरानी जलोढ़ क्या है? बांगर कहलाती है और नई जलोढ़ खादर, तो बांगर प्लस खादर के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। जाहिर सी बात है कि पुरानी जो जलोढ़ मृदा कभी तो नई होगी और वो समय बीतने के साथ साथ वो पुरानी हुई है, परंतु इसके साथ साथ यहाँ पर नई मिट्टी हमेशा जमा होती रहती है। इस प्रकार डेल्टा का निर्माण बांगर और खादर दोनों के साथ हुआ है और यहाँ जो उच्च भूमि होती है इसको उच्च भूमि को चार कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है कि चार किसे कहते हैं, तो गंगा घाटी के निचले भाग में उच्च भूमि को चार कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत के मैदानों में अवस्थित ऊंची भूमि को बांगर कहा जाता है। इसके अलावा उत्तरी भारत को प्रादेशिक विभाजन में भी इसको बांटा जाता है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका प्रादेशिक विभाजन भी किया जाता है प्रदेशों के आधार पर। जिस प्रकार से हम लोग हिमालय का विभाजन देखते हैं उसी प्रकार से उत्तर भारत के विशाल मैदान को भी प्रादेशिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है या उपवर्गों में बांट दिया जाता है। और कितने उपवर्गों में? तो चार उपवर्गों में बांटा जाता है। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन चार भागों में उत्तरी भारत के विशाल मैदान को बांट दिया जाता है। साथ ही साथ अवस्थिति या उसकी भौगोलिक संरचना के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को पांच भागों में बांटा जाता है: भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। और हमसे जुड़ने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो
के साथ अगला जो भारत का भौतिक विभाजन है वो तीसरा विभाजन होगा, और हम लोग तीसरा विभाजन जो है दक्षिण का पठार का अध्ययन करेंगे। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, और हमसे जुड़ने के लिए, आगे की आने वाली सभी वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।